नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ये पूरा त्योहारी हफ्ता जो है उसमें बाजार भी अब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा है। कल दिवाली का पर्व है, देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और उससे पहले एक दिन पहले छोटी दिवाली के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। तो छोटी दिवाली की हमारे दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। क्या आज भी बाजार में 2 दिन से जो तेजी चल रही है वो जारी रहेगी? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि त्योहारी सीजन यानी कि त्योहारों के समय पोर्टफोलियो में भी चमक दमक बढ़ती हुई दिखे। और जैसा हम समझते हैं, दिवाली दीपों का त्यौहार है, जगमग जगमग होता है हर जगह हर तरफ। तो क्या पोर्टफोलियो में भी मुनाफे वाली जो जगमग है, क्या वो होती हुई नजर आएगी? इसी उम्मीद के साथ हर कोई देख रहा है कि क्या इस बार की दिवाली क्या उनके पोर्टफोलियो में जो लॉसेस हैं उनको कर्टेल करती हुई दिखेगी और फिर से मुनाफे की जो रोशनी है क्या उनके पोर्टफोलियो में आएगी? ये हर कोई जानना चाहता है। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको और हमारे दर्शकों को तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, छोटी दिवाली का जो पावन पर्व है उसकी ढेरों शुभकामनाएं सर। गुड मॉर्निंग संदीप जी। सुप्रभात। पहले तो धनतेरस, छोटी दिवाली, रूप चौदस और दिवाली सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। 4 से 5 दिन का ये त्योहार सबके लिए अच्छा, अपने पोर्टफोलियो में भी हरियाली लाए, साथ ही जिंदगी में भी हरियाली लाए। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल इस दिवाली से अगली दिवाली मार्केट के लिए भी काफी अच्छी रहनी चाहिए। चलिए सर, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं कि छोटी दिवाली से एक दिन पहले बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला। फिर बात करते हैं कि छोटी दिवाली और दिवाली पर आपको कैसे फोकस करना चाहिए। पहले देखते हैं कल का बाजार यानी कि धनतेरस पर किस तरह का बाजार में एक्शन था। तो बाजार भी अब त्योहारी सीजन में जो रौनक होती है, जो जोश होता है, वो बाजार में भी दिखने शुरू हो चुका है। क्या ये केवल मंथली एक्सपायरी का इम्पैक्ट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल के बाजार में अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली। जो दिन के लोज बने थे वहाँ से बाजार में रिकवरी के साथ और शानदार मजबूती के साथ हमने देखा कि बाजार की जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी। लगातार दूसरे दिन बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी में 125 अंकों से ज़्यादा, सेंसेक्स में करीब 450 अंकों की, और बैंक निफ्टी आप देखिए कल का स्टार परफॉर्मर था, हीरो था। 1000 अंकों से ज्यादा की तेजी हमने कल के एक ही सेशन में बैंक निफ्टी में बनती हुई दिखी है। 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें से 11 में हमने देखा दमदार रिटर्न्स देखने को मिले थे। केवल इंडसइंड बैंक को अगर आप छोड़ दें तो सभी जो काउंटर्स हैं बैंक निफ्टी के, वहां पे मजबूती देखने को मिली। एक समय दिन के दौरान हमने निफ्टी में 24,150 का नीचे का जो लेवल है वो भी देखा था। 24,140 का लो बना था और वहां से आप देखेंगे 325 अंकों से ज्यादा की रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। सेंसेक्स एक समय 80,000 के नीचे भी चला गया था। जो इंटरडे लो था वो 79,421 का था, लेकिन इंटरडे लो से आप देखिए 950 अंकों की रिकवरी हमने सेंसेक्स में भी आती हुई दिखी। और बैंक निफ्टी तो स्टार परफॉर्मर था ही था। एक दिन पहले हम बात कर रहे थे कि 51,000 का लेवल पार हुआ, अब देखिए 52,000 के ऊपर की भी क्लोजिंग होती हुई दिखी है। 18 अक्टूबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी में 52,000 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। काफ़ी समय इसने एक दायरे में बिताया है। 51,000 से 52,000 का जो एक रेंज है, दायरा है, उसमें काफ़ी समय तक ये दायरेबंद रहा है। लेकिन 2 दिन में ही आप देखिए 1500 अंकों से ज़्यादा का जो उछाल है वो बनता हुआ दिखा है। परसों के सेशन में 51,000 पार हुआ, कल हमने देखा 52,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो भी बनती हुई दिखी है। तो अमूमन हम पहले निफ्टी की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस कल हमने बैंक निफ्टी में देखा है, पहला सवाल तो सर बैंक निफ्टी पे ही बनता है। 52,000 के ऊपर क्या ब्रेकआउट हो चुका है? इसके क्या मायने हैं? क्या केवल मंथली एक्सपायरी का जो फिनोमिना है वो देखने को मिला है, शॉर्ट कवरिंग के चलते ये मूव आ रहा है, या आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन करने वाली है? संदीप जी, 2 से 3 कारण है। एक तो आपसे भी मेरी डिस्कशन इस बात पे हुई थी कि बैंक्स में कौन से अच्छे बैंक्स हैं जो चल सकते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों के रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग रहे और दोनों मेन कंटेंडर है बैंक निफ्टी को 52,000 के पार लेके जाने के लिए। एचडीएफसी बैंक पहले, एचडीएफसी बैंक में मोमेंटम आया, बैंक निफ्टी जो 51,000 के पार गया। देन आईसीआईसीआई बैंक में मोमेंटम आ रहा है, 52,000 के पार बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली जो रिजल्ट्स बड़े प्राइवेट बैंक हैं वो काफी अच्छा है। फेडरल बैंक के रिजल्ट भी अगर आप देखे कल या परसों के शाम में जब रिजल्ट आए थे तो क्लियर कट देखने को मिल रहा था कि प्राइवेट बैंक के रिजल्ट थोड़े बेटर है। इनफैक्ट 1 से 2 बैंक ने जरूर डिसअपॉइंट किया है, पर प्राइवेट बैंक डेफिनेटली एक बड़े कंटेंडर है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। पीएसयू बैंक के रिजल्ट भी काफी शानदार आ रहे हैं। जहां तक छोटे पीएसयू की बात है उनमें रिजल्ट काफी अच्छा है, तो इसी वजह से पीएसयू बैंक में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एसबीआई में एक नया ब्रेकआउट चार्ट पे इंट्राडे में देखने को मिला है।
तो बैंक्स डेफिनेटली फ्लेवर में है, और दो ही सेक्टर पहले भी संदीप जी अपनी बात हुई थी, मैंने कहा था आईटी और बैंकिंग, ये दो सेक्टर चलेंगे तो ही मार्केट में मोमेंटम आएगा। पहले आईटी में थोड़ा मोमेंटम आया, आईटी जब थोड़ा ठंडा पड़ा है, बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ रहा है। तो ये दोनों ही सेक्टर मुझे लग रहा है ऊपर मार्केट को लेके जाएंगे। बाकी दूसरे सेक्टर में मुझे नहीं लग रहा इतनी कोई ताकत है। या तीसरे सेक्टर की अगर बात करते हैं तो मेटल्स में थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो ये तीन सेक्टर संदीप जी मुझे लग रहा है निफ्टी को थोड़ा नीचे में सपोर्ट अच्छा देते हुए नजर आएंगे। तो आईटी, बैंक्स और तीसरा फैक्टर है मेटल्स। ये एक कड़ी है जो कि बाजार को नीचे किस तरह से जो रिकवरी हो रही है उसमें मदद करती हुई नजर आ सकती है। ज़्यादातर बैंकों के नंबर, चाहे आप पीएसयू देखें या फिर प्राइवेट बैंक्स देखें, लार्जली हमने देखा है कि नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे और वहीं से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता हुआ देखा भी है, जिस वजह से हमने 2 दिन में 1500 अंकों से ज़्यादा का उछाल बैंक निफ्टी में बनता हुआ देखा है। निफ्टी में वैसे तो हम देख रहे हैं सर 2 दिन से लगातार मजबूती हो रही है, लेकिन जो 24,500 का लेवल है, एक बड़ा कड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी की, जहाँ तक बात है वो लेवल पार नहीं हो पा रहा है। ऐसी क्या मुश्किल आ रही है सर 24,500 का लेवल पार करने में? संदीप जी आपने शुरू की कमेंट्री में सही कहा, वीकली एक्सपायरी का एक बड़ा आप कह सकते हैं वीकली नहीं, ये तो मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी का एक बड़ा जोर मार्केट में होता है, और वही चीज आज के सेशन में भी हो सकता है देखने को मिले, और कल भी वही देखने को मिली है। तो वीकली और मंथली एक्सपायरी जो कि बड़ी एक्सपायरी है, और अक्टूबर की एक्सपायरी वैसे भी काफी वोलेटाइल रही है, तो इस एक्सपायरी का असर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑटो सेक्टर एक बड़ा लैगार्ड रहा है जिसने निफ्टी को नीचे रखा है, 24,500 के नीचे निफ्टी नजर आ रहा है, जहाँ की बैंक निफ्टी आपको काफी बड़े मोमेंटम में नजर आ रहा है। ऑटो में कल जो मारुति की कमेंट्री देखने को मिली वो थोड़ी बेटर थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि फेस्टिव सीजन में थोड़ी डिमांड उनको अच्छी अब वापस नजर आ रही है, तो इसी वजह से नीचे से ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। आईटी सेक्टर में नीचे से खरीदारी देखने को मिली। जो 2 से 3 लेगार्ड सेक्टर है जो हैवी वेट्स है, इसी वजह से मार्केट में या फिर निफ्टी में वो मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है जो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। पर मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर अगर यहाँ से 2 से 3% भी चलता है तो निफ्टी आराम से आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो ऑटो और जो दूसरे सेक्टर है ऑयल एंड गैस, ये 2 सेक्टर मेजरली मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर तीसरे सेक्टर की बात करें एफएमसीजी में भी वो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, इसलिए बैंक निफ्टी आपको ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा रहा है और निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पर मुझे लग रहा है जैसे ही ऑटो, ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी थोड़ा चलना शुरू करेंगे तो मुझे लग रहा है निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखना है, 24,200 24,100 ये एक अब नेक्स्ट सपोर्ट बन चुके हैं। जो पहले सपोर्ट 24,700 के आसपास थे, अब 24,200 के आसपास है, तो उसी के स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करना है। ऊपर में संदीप जी 24,700 तक मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है, जो ब्रेकडाउन लेवल था 24,700 तक, वहां तक निफ्टी हो सकता है एक्सटेंड करती हुई रैली नजर आए। 24,650 24,700 यहाँ पे मुझे लग रहा है एक बड़ा हर्डल मार्केट के लिए बना हुआ। ठीक है, 24,650 24,700 बड़ा हर्डल है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश तो ज़रूर बनती है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पास आ रही है और बैंक निफ्टी में हमने पहले एक मूव देखा है, और थर्सडे का दिन होगा जब निफ्टी में भी मंथली एक्सपायरी होती हुई दिखेगी। तो वॉलेटाइल सीरीज रही है, तो उसका इंपैक्ट शॉर्ट कवरिंग के मूव के तौर पर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफा तेजी देखने को मिले। आप स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलें। 24,200 24,100 के आसपास जहां सपोर्ट है उसको आप स्टॉप लॉस लगाकर ज़रूर मेंटेन करके चलें, क्योंकि दोनों दिन काफ़ी उठापटक बाजार में रहती है जब भी मंथली एक्सपायरी होती है, तो उस दिन में हम देखते हैं। इसके अलावा सर सेक्टोरल रुझान देखें, जैसे आप मेंशन कर भी रहे हैं कि ऑटो में वीकनेस है, ऑटो का परफॉर्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीएसयू बैंक्स की तेज़ी दूसरे दिन लगातार जारी रही। फाइनेंशियल सर्विसेज पीएसयू तबका भी अब परफॉर्म करने लगा है, और उसके साथ साथ जो निजी बैंक्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी आ गया, जिनका निफ्टी बैंक में कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है या वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से हमने देखा कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं, ऑटोस में वीकनेस है, कई दिग्गज हैं निफ्टी में भी हमने देखा जो कि अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा फार्मा, आईटी, एमएनसी और एफएमसीजी इंडेक्स, इनमें कल हमने देखा कि बिकवाली बनती हुई दिखी। एसबीआई लीडर है, ये कल स्टार परफॉर्मर था निफ्टी का। इसके अलावा बीईएल, आयशर मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इनमें हमने तेज़ी बनती हुई दिखी। और अगर आप लूजर्स की बात करेंगे तो टॉप 3 अगर आप लूजिंग स्टॉक्स की बात करेंगे निफ्टी में, तो आपको ऑटो सेक्टर से ही नजर आएंगे। मारुति, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, ये तीनों सबसे बड़े लूजर्स थे। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज और इन स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल थे। तो पीएसयू वर्सेस निजी बैंक, अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में रहता ही है सर, तो कहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा? मेरे को याद है पहले भी आपने कहा था कि निजी बैंकों के बनस्पत पीएसयू बैंकों में ग्रोथ यानी कि जो तेज़ी की संभावना है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। नंबर्स तो दोनों तबकों के काफ़ी अच्छे रहे हैं। आप क्या पिक करेंगे, या फिर दोनों में से कुछ पिक एंड चूज करेंगे? संदीप जी आपने सही कहा, पीएसयू बैंक्स मुझे लग रहा है काफी सस्ते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, और वही स्टॉक्स को या वही बैंक्स को चूज करना है जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, या फिर जिसमें क्वालिटी अच्छी है। हो सकता है इस क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए पर क्वालिटी जिसमें अभी भी मेंटेन्ड है, वही बैंक्स के साथ जाए।
आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक पहले भी संदीप जी काफी बार कहा है। थर्डली फेडरल बैंक, इसका भी जिक्र हुआ है। तो ये तीन बैंक्स पे तो जरूर नजर रखें। कोटक बैंक चौथा बैंक रहेगा जहाँ पे जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत है, पर मुझे लग रहा है वो भी एक बैंक जरूर आउट परफॉर्मेंस करेगा। इंडसइंड बैंक क्लियरली मुझे लग रहा है वहां पे सेलिंग आपको आने वाले दिन में भी देखने को मिलेगी। अगर बैंक्स ऊपर भी आते हैं तो इंडसइंड बैंक में मुझे नहीं लग रहा उतनी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और जहां तक पीएसयू बैंक है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई, ये चारों बैंक्स पे आपको नजर रखनी है और बाय भी करना है, क्योंकि ये बैंक्स काफी सस्ते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के साथ साथ मुझे लग रहा है मोमेंटम भी काफी अच्छा है और 9-10 के पीई के आसपास सभी बैंक मिल रहे हैं पीएसयू बैंक्स की जहां तक बात है। तो मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स में चारों स्टॉक्स और 4 स्टॉक मैंने प्राइवेट में कहे, तो पिक एंड चूज जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि हर बैंक आपको बाई करना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट डिजास्टरस थे, तो वो बैंक तो मुझे वैसे भी शुरू से कभी पसंद नहीं आता। तो जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं उन्हीं बैंक्स में रहे। 8 बैंक्स के मैंने नाम सुझाए, किसी बैंक को आप बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो निजी बैंकों में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फेडरल और कोटक, और पीएसयू बैंकों में कैनरा बैंक, बॉब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई जो कि दिग्गज है, इनमें आप चाहें तो तेजी करके चल सकते हैं। तो 8 नाम हैं, 4 निजी बैंकों में और 4 पीएसयू बैंकों में, जहां आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन सर, रेट सेंसिटिव्स की बात करें तो भले ही बैंक्स चलने लगे हैं, एनबीएफसी चलने लगे हैं, मैं एनबीएफसी की बात आपसे करता हूँ आगे, लेकिन ऑटो और फार्मा, इनमें जिस तरह की गिरावट बनती हुई दिख रही है सर, क्या अब ये पूरी तरह से सेक्टोरल चर्निंग में आते हुए नजर आ रहे हैं, इनसे पैसा निकलकर दूसरे सेक्टर्स में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए संदीप जी, थोड़ा जरूर स्लो डाउन देखने को मिलता है। तो ऑटो पहला सेक्टर है जो उसका आपको संकेत देता है। बुलिश मार्केट में भी ऑटो सेक्टर पहला रहता है जो ऊपर चढ़ता हुआ नजर आता है, और बेरिश मार्केट में भी पहला सेक्टर ऑटो ही रहता है जहाँ पे आपको बेरिशनेस नजर आती है। और क्लियरली बजाज ऑटो की कमेंट्री के बाद कंप्लीटली ब्रेकडाउन स्टॉक्स में आते हुए नजर आए। चाहे वो आप टीवीएस मोटर के रिजल्ट्स की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, इवन जितना मुझे याद है आज टाटा मोटर्स के रिजल्ट है, तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स पे सबका ध्यान जरूर रहेगा। कल के सत्र में टाटा मोटर्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। फोक्सवैगन की न्यूज, जो प्लांट शटडाउन की बात चल रही है, वो भी एक बड़ा फैक्टर ऑटो सेक्टर के लिए रहा है। तो फेस्टिव सीजन की अगर आप कमेंट्री की बात करें तो मिक्स बैग रही है। एक से दो कंपनीज ने ये कहा है कि फेस्टिव सीजन अच्छा है, एक से दो कंपनी ये कह रहे हैं कि फेस्टिव सीजन थोड़ा ठंडा है। तो मुझे लग रहा है करेक्शन अच्छा हो चुका है। हो सकता है 3 से 4% का करेक्शन और स्टॉक्स में रहे, पर ये अच्छे एक्यूमुलेशन जोन के आसपास आ चुके हैं। यहाँ से शॉर्ट करने की राय तो नहीं है, यहाँ से एक्यूमुलेशन की राय है। मुझे लग रहा है बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, इवन M&M, मुझे लग रहा है तीनों स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। तीनों स्टॉक पे जरूर नजर रखें। टेक्निकली जरूर टाटा मोटर्स वीक है और आज रिजल्ट्स आने, तो रिजल्ट्स का एक रुझान जरूर पड़ ले, पर मुझे लग रहा है तीनों स्टॉक्स अच्छे लेवल्स के आसपास है और यहाँ से शॉर्टिंग करने की राय नहीं है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। मुझे लग रहा है एक क्वार्टर के रिजल्ट्स तो जरूर ये बार खराब आए, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिले, तो हो सकता है स्टॉक प्राइसेस में भी ऊपर की रिकवरी आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटो सेक्टर खत्म हो चुका है, पर ऑटो सेक्टर मुझे लग रहा है स्लाइटली थोड़े स्लो डाउन या थोड़े कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और M&M, इन तीनों स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करके चलें, यानी कि हर गिरावट पर धीरे धीरे आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हुए चलें। जैसे जैसे स्टॉक गिरे वैसे वैसे आप अपनी पोजीशन और यहाँ पे ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो दूसरे दिन लगातार हमने देखा एडवांसेस के फेवर में थी एडवांस डिक्लाइन रेशियो, क्योंकि NSE पर अगर आप देखें तो 1728 शेयर ऐसे हैं जो कि चढ़कर बंद हुए, बनस्पत 1060 शेयरों के जो कि गिरकर बंद हुए। तो एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2:1 के आसपास का था। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडाइसिस का योगदान है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 500 अंकों से ज़्यादा और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखें 450 अंकों की उछाल के साथ ही बंद होते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट जो डे लोज बने थे वहाँ से अगर आप रिकवरी देखेंगे, मिड कैप इंडेक्स में 1000 अंकों से ज़्यादा की थी और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे तो लोअर लेवल से करीब करीब 800 अंकों के आसपास की हमने रिकवरी बनती हुई दिखी है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, छोटे मझोले स्टॉक्स जो हैं, वहाँ पे भी अब रिकवरी की जो कोशिश है वो बाजार में साफ तौर पे नज़र आ रही है। तो क्या सर हम ये मान के चलें कि ब्रॉडर मार्केट्स उभरते हुए दिख रहे हैं, तो छोटी अवधि के लिए सही बाजार का बॉटम बन चुका है? जिस तरह से आपने बैंक्स की बात करी, उसके साथ साथ क्या NBFCs को भी इस रिकवरी का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं NBFC स्पेस में जो कि अब काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं, जिसमें पूना वाला हुआ, हुडको PSU स्पेस से है जिसके नंबर्स अच्छे आए थे, होम फर्स्ट फाइनेंस है, मन्नापुरम है, PFC, REC, SBFC, ये सारे स्टॉक्स हमने देखा कल काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए संदीप जी, अगेन पूना वाला फिनकॉप मुझे पसंद नहीं है, स्टॉक ज्यादा मैं ट्रैक भी नहीं करता और मुझे जो NBFC ज्यादा रिस्कियर या अनसेक्योर्ड लोन्स वगैरह में काम करती है, तो मेरा रुझान वहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहता। और इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात होती है तो यूजुअली अनसेक्योर्ड लोन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ज्यादा दिक्कत होती है। पूना वाला
का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी मुझे लग रहा है नेगेटिव है, तो वहां पे तो बाइंग की सलाह नहीं है। दो स्टॉक्स संदीप जी मुझे पसंद आ रहे हैं, एक से दो दिन से वो टेक्निकली भी अच्छे हैं, फंडामेंटली भी अच्छे हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको दोनों ही पीएसयू स्पेस से है, तो मुझे लग रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और हुडको ये दोनों पे जरूर नजर रखें, एक्यूमुलेट भी करें, ये दोनों अच्छे लेवल्स के आसपास है। तीसरा स्टॉक अगर बाई करना है तो मुझे लग रहा है दिग्गज एनबीएफसी बजाज फाइनेंस, इसके साथ जाए। बजाज फाइनेंस मुझे लग रहा है एक अच्छे करेक्शन के बाद 7,000 के आसपास आपको प्राइस नजर आ रहा है, तो बजाज फाइनेंस पे जरूर नजर रखें। तो दिग्गज एनबीएफसी के साथ रहे, क्योंकि अगर वहां पे करेक्शन भी आएगा तो रिकवरी के चांस ज्यादा है। मिड कैप एनबीएफसी में दिक्कत वही है, थोड़े रेगुलेशन टाइट होंगे तो मुझे लग रहा है सेल ऑफ भी ज्यादा बड़ा देखने को मिल सकता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, हुडको, एलआईसी, ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है एक अच्छे एक्यूमुलेशन जोन पे है, इनको जरूर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। बजाज हाउसिंग ये सर, बजाज फाइनेंस? सॉरी, बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं, बजाज फाइनेंस जो बड़ा दिग्गज इनका कंपनी है, 7,000 के आसपास चल रही है, तो बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। तो सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी बता दीजिए, कल डे हाई के आसपास बंद हुआ है, 132 के आसपास। चलिए जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे मेरा व्यू बुलिश है, पर वही चीज है जो काफी बार आपसे डिस्कशन भी होती है, जहाँ पे रिटेल ज्यादा आप कह सकते हैं ज्यादा फोकस हो जाता है, या फिर ज्यादा एक लाइमलाइट में कभी भी कोई स्टॉक आ जाता है तो वो स्टॉक चलना बंद कर देता है और वो यूजुअली थोड़े दिन कंसोलिडेशन में जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली काफी अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो में रख भी सकते हैं। एक ही चीज है, वो स्टॉक थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकता है क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम नहीं है। मार्केट चलेगा तो मार्केट अगर 3 या 4% के मोमेंटम से चलेगा तो 1 से 2% के मोमेंटम से चलेगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग स्टॉक जरूर रहेगा। पर अगर थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और एक्यूमुलेट करना है तो मुझे लग रहा है ज्यादा कोई बड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट करना करें, धीरे धीरे छोटी क्वांटिटी रखते हैं तो ज्यादा बेटर। ठीक है, तो टाइम वाइज करेक्शन आप कह सकते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भी आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए, क्योंकि छोटी दिवाली का दिन है, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, आज के लिए आपको किन स्टॉक्स पर, किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, चलिए बढ़ते हैं आज की तैयारी की तरफ। सर दिवाली से पहले हम देख रहे हैं कि बाजार में सेल लगी हुई है, क्योंकि जितनी अक्टूबर में हमने गिरावट बनती हुई देखी है, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। एफआईएस की बिकवाली है, वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स थे, अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन इस सेल में हमने देखा है कि कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। उसमें एक ओला इलेक्ट्रिक का नाम है, जो कि कल के सेशन में अगर आप देखें, चार्ट में देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस पर ये स्टॉक अपने इशू प्राइस से 76 रुपये का जो आईपीओ प्राइस था उसके भी नीचे आ गया है। तो इस सर ये जो सेल लगी है काफ़ी सारे स्टॉक्स में, मैंने केवल ओला इलेक्ट्रिक का नाम लिया है, कोई और भी स्टॉक आपके जहन में हो, क्या इनमें खरीदारी की जा सकती है सर, जिस तरह की सेल लगी हुई, जिस तरह का करेक्शन हो चुका है? संदीप जी, आपने सही कहा, और सबसे बड़ी दिक्कत यही है जब भी मार्केट में करेक्शन आता है सभी ये पूछते हैं कि क्या मैं सब स्टॉक बेच दूं, जबकि जब खरीदने का टाइम आता है तो सब बेचने पे लगे रहते हैं। तो ये कोई नॉर्मल मार्केट साइकोलॉजी है, सभी के साथ ये होता है, यूजुअली रिटेल के साथ भी होता था। जब हमने शुरुआत की थी फाइनेंशियल मार्केट में, जब भी हमारी यही थिंकिंग रहती थी कि मार्केट गिरता है जब बेच देना चाहिए, पर मार्केट काफी रेसिप्रोकल चलता है और काफी डायनामिक है, इसलिए जब भी मार्केट में गिरावट आए तो यही चीज अपने नोट करनी है कि काफी काफी खरीदारी करनी है। अगर कैपिटल है तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए। और संदीप जी, अगर आपको सच बताऊं, लास्ट 7 या 8 दिन की जहां तक बात है, सभी लोग यही पूछते थे कि स्टॉक्स क्या पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दे या फिर क्या पूरा पोर्टफोलियो खत्म कर दे। तो यूजुअली राय यही रहती है, जहाँ पे रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं वो स्टॉक जरूर एग्जिट करने हैं, ऐसा नहीं है कि उनको उनको भी आप पोर्टफोलियो में रखें, पर जो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और जो करेक्शन के बाद मिल रहे हैं तो उन स्टॉक्स को जरूर लेना चाहिए, उन स्टॉक को एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो खाली करने का समय नहीं है, एक्चुअली ये पोर्टफोलियो थोड़ा चर्निंग करने का समय है। जहाँ पे रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं उन कंपनीज को आप एग्जिट करें या फिर एक्सपोजर कम करें और अच्छे रिजल्ट्स की कंपनी में स्विच हो जाए, तो ये चीज जरूर कर सकते हैं। सेकेंडली संदीप जी, मुझे लग रहा है सेल तो काफी अच्छी है, 40 से 50% काफी स्टॉक्स गिरे हुए हैं, पर मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से कोई फास्ट रिकवरी मार्केट में आएगी। मार्केट में रिकवरी जरूर रहेगी, पर स्लो एंड टाइम वाइज रहनी चाहिए। तो कोई फास्ट रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे मार्केट समझ जाना चाहिए। और जैसे यूएस इलेक्शंस खत्म होंगे 5 तारीख के बाद, तो हो सकता है धीरे धीरे आपको एफआईएस की तरफ से और डीआईएस की तरफ से भी फ्लोज आते हुए अच्छे नजर आए। तो मुझे लग रहा है मार्केट की हद तक कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा कंसोलिडेशन का दौर रहेगा मार्केट में। और पहले जो रिटर्न्स स्टॉक्स में बनते हुए नजर आए थे, वैसे रिटर्न्स अब मुझे नहीं लग रहा कोई स्टॉक्स में आपको बनते हुए नजर आएंगे। रिटर्न जरूर बनेंगे, पर थोड़े मॉडरेट रिटर्न बन सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक को खरीदने के लिए थोड़ी जल्दबाजी ना मचाएं, वेट कर लें, हैं?
संदेश जी, मुझे लग रहा है वेट करना बेटर है। एक क्वार्टर का रिजल्ट्स भी जरूर देखें। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 70-72 का स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि अपने लोस के आसपास ये आईपीओ प्राइस पे आ चुका है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड जरूर फेवरेबल है, क्योंकि आईपीओ प्राइस के आसपास आ चुका है। तो फाइनेंशियल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। टेक्निकली तो कोई लेवल है नहीं। 72, 71 का जो भी आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड जरूर कर सकते हैं। पर अगर आप ओवरऑल एनालिसिस की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है रिजल्ट्स के बाद ही बाय करना ज्यादा बेटर है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से करना है तो हर तरह का फाइनेंशियल स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं, पर अगर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखें। नहीं नहीं सर, हमें जल्दी नहीं है कोई, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे दर्शक भी हमसे सवाल पूछते, जैसे आपने कहा सर, क्योंकि जैसे ही बाजार गिरता है तो दो तबके हैं इन्वेस्टर्स में भी। एक तो वो जो डर जाते हैं, जो कहते हैं कि नीचे खरीदने को मिल जाएगा तो अभी खाली कर दे, और दूसरे वो हैं जो वैल्यू बाय के प्रोपोजिशंस बाजार में ढूंढते हैं। तो उसी प्रोपोजिशंस की वजह से मैंने पूछा था कि ओला इलेक्ट्रिक या कोई और भी ऐसा स्टॉक जो आपके जहन में हो इस सेल में, जो कि काफ़ी सस्ता हो गया, हाई लेवल से 40-50% करेक्ट हो गया है, तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है सर, हमें ऐसी कोई आफत नहीं है कि अभी अभी खरीदना ही खरीदना है। ओला इलेक्ट्रिक में रुक जाएंगे सर, आप जैसे कह रहे हैं एक क्वार्टर के नंबर्स आने दीजिए, उसका वेट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे खरीदारी करें। लेकिन सर बाजार में हम देख रहे हैं कि ये जो दिवाली के टाइम पे गिफ्टिंग का पूरा माहौल बनता है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। सिरमा एसजीएस वैसे तो एक प्योर प्ले कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं कह सकते, लेकिन नंबर्स जिस तरह के इसके आए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार मजबूत एक्शन बन रहा है। इसके अलावा वी गार्ड हुआ, डिक्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है इन सब प्रोडक्ट्स की, हेवल्स हुआ, बजाज इलेक्ट्रिक हुआ, टीटी के प्रेस्टीज के प्रोजेक्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। क्या इन शेयरों पे फोकस किया जा सकता है या रैली हो चुकी है इनमें? संदीप जी, सिरमा एसजीएस को मैं काफी क्लोजली ट्रैक करता हूँ। ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक रहा है। रिसेंटली हमने काफी दिलाया भी है, पर स्टॉक और लास्ट कुछ महीनों से चला नहीं है। डेफिनेटली लास्ट 2 दिन से मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और अपने मंथली हाइस के आसपास 2 ही दिन में आ चुका है। तो ये वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टॉक है, तो इसको जरूर रखना भी चाहिए। अगर जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बढ़ावा मिल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक हब की बातें ऑलरेडी चल रही थी इंडिया को बनाने की, ऑलरेडी काफी स्कीम्स या फिर आप कह सकते हैं काफी कवायद चल रही है, तो ये वन ऑफ द बेनिफिशियरी रहेगा। डिक्सन के में आपने ऑलरेडी देखा कैसी री रेटिंग स्टॉक में हुई। तो एसजीएस मुझे लग रहा है ये भी स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए और डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखें। थोड़ा बहुत मामूली करेक्शन आता है तो बाय भी करके चल सकते हैं। और 2 स्टॉक्स हेवल्स वोल्टास, ये मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, काफी नीचे से हम स्टॉक को रिकमेंड भी कर रहे हैं। नो डाउट स्लो डाउन की बात जब से हो रही है, दोनों में करेक्शन भी आया है। तो हैवल्स और वोल्टास ये दोनों अगर ज्यादा डीप करेक्शन में यहाँ से मिलते हैं तो इनको भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। पर टेक्निकली अगर तीनों में चूज करना है तो मुझे लग रहा है एसजीएस, ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। सिरमा एसजीएस यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिरमा एसजीएस मोमेंटम में है, ये स्टॉक आगे भी जारी रह सकता है, इसलिए आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्सन और करेक्शन में मिले तो हेवल्स और वोल्टास, इनको भी आप पिक करके चल सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट के अलावा सर आईपीओ मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है, काफ़ी जोश है, काफ़ी खबरें आ रही हैं। खासतौर पर स्विगी ने जब से अपना प्राइस बैंड का अनाउंसमेंट किया है, जोमेटो का शेयर फोकस में आता हुआ दिखा है। हर किसी के मन में सवाल यही है कि स्विगी के आईपीओ में पैसे लगाएं या फिर जोमेटो में, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आप देखें तो करीब 2.5 गुना के आसपास का अंतर है। 95,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन बनती है स्विगी की, और अगर आप जोमेटो के वैल्यूएशन देखेंगे तो जो 2,18,000 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। तो जिस लेवल पे स्विगी के आईपीओ आ रहा है, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.25-2.5 गुना के आसपास के वैल्यूएशन पर जोमेटो ऑलरेडी खड़ा है। भले ही प्राइस आपको नीचे नजर आएगा 250 रुपये का, लेकिन 390 रुपये के स्विगी के अगर हायर बैंड से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन आपको काफ़ी हाई नजर आएंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। तो उस लिहाज से सर क्या आप 250 पे जोमेटो लेना चाहेंगे या 390 वाला जो स्विगी है उसका वेट करेंगे? संदीप जी, जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है उनके साथ ही रहे, ज्यादा बेटर है। तो अभी तो दोनों कंपनीज में प्रॉफिट जोमेटो बना रही है, तो जोमेटो के साथ रहे। नो डाउट स्टॉक काफी नीचे से लिस्टिंग हुई थी और रिटर्न्स भी काफी अच्छे बन चुके हैं। स्विगी डेफिनेटली अच्छा करेगा, हो सकता है आने वाले दिन में प्रॉफिट में भी आ जाए। जब भी प्रॉफिट में आएगा तो उसको भी एक्यूमुलेट करेंगे। तो मुझे लग रहा है करंटली अगर बात करें तो जोमेटो एक बेटर पिक रह सकता है अगर स्विगी से कंपेयर करते हैं। हुंडई के जो आईपीओ के बाद जो रिस्पांस मिला, तो उसकी वजह से स्विगी पे भी मुझे लग रहा है थोड़े वैल्यूएशंस नीचे आए हैं प्राइसिंग की जहां तक बात है। तो अगर अभी इस लेवल पे अगर आप पेपर पे कंपेयर करते हैं तो मुझे लग रहा है जोमेटो एक बेटर विकल्प हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग है और लास्ट 2 क्वार्टर से अच्छे प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं। ब्लिंकिट वगैरह का भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, तो जोमेटो एक बेटर पेपर पिक रहेंगे।
तो जोमेटो बेटर है, स्विगी के आईपीओ आने दीजिए, दो क्वार्टर के नंबर आने दीजिए, जब ये प्रॉफिटेबल हो जाए तब इसके बारे में ज़रूर विचार किया जा सकता है। आईपीओ की बात चली है सर, तो दो लिस्टेड प्लेयर्स हैं जिनके सब्सिडरी कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं। एक तो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इनकी सब्सिडरी है, उसका आईपीओ आ रहा है 10,000 करोड़ रुपये का। और एजिस लॉजिस्टिक्स, इसकी भी सब्सिडरी कंपनी, जिसके आईपीओ को सेबी ने हरी झंडी दिखा दी है। क्या इन आईपीओ से पहले इन दोनों स्टॉक्स को खरीदा जा सकता है? क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में तो इस एंटीसिपेशन में भी खरीदारी हो रही है कि 10% का शेयर होल्डर्स के लिए कोटा होगा, तो जो एनटीपीसी के शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली एक रिजर्वेशन के तौर पे सही प्रो रेटा एलोकेशन तो हो ही जाएगा। संदीप जी, दोनों ही शेयर में खरीदारी कर सकते हैं, दोनों ही फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। एनटीपीसी तो मेरे ख्याल से लास्ट 6 महीने में काफी बार रिकमेंड भी किया है, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग दोनों ही पर्सपेक्टिव से। एजिस लॉजिस्टिक्स उतना मोमेंटम में नहीं आता है क्योंकि ज्यादा कोई वॉल्यूम्स नहीं है, पर चूंकि अब सब्सिडरी का आईपीओ आना है तो मुझे लग रहा है टेक्निकली भी काफी बुलिश है। तो एजिस लॉजिस्टिक्स में एक ही चीज का ध्यान रखें, 740 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 740 के आसपास बड़ा बेस है, तो स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। एनटीपीसी में कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं, तो दोनों स्टॉक निवेश के लिए बेटर है। पर एजिस लॉजिस्टिक्स क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अनइवन है, इसलिए 740 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चल सकते हैं। अच्छा सर, 2 दिन हमने देखा है कि बाजार में रिकवरी आई, और आप देखिए चाहे वो एक्सचेंज से जुड़े हुए शेयर हों, बीएसई हुआ, एमसीएक्स हुआ, या फिर दैट मैटर सीडीएसएल हुआ जिसके नंबर्स भी अच्छे आए थे, या फिर आप एएमसी स्टॉक्स देखिए जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, एचडीएफसी एएमसी हुआ, आदित्य बिरला सन लाइफ हुआ, या फिर ब्रोकरेज स्टॉक्स देख लीजिए आप, एडलवाइस को देखें, जियोजीत को देखें, ये स्टॉक्स भी साथ में चलने लगे हैं। तो बाजार की तेज़ी का इन 2-3 तबकों पर भी काफ़ी कोरिलेशन वाइज देखा जाए तो डायरेक्ट आप इम्पैक्ट देखते हैं। तो उस लिहाज से सर, अगर बाजार में रिकवरी टिकाऊ रहती है, रिकवरी जारी रहती है, तो क्या इनमें से भी कोई स्टॉक पिक एंड चूज किया जा सकता है? संदीप जी, डेफिनेटली कर सकते हैं। बीएससी, सीडीएसएल और एक ब्रोकिंग स्टॉक जो मैंने आज पिक में भी दिया है, तो वो तीनों स्टॉक्स पर रख सकते हैं। उसका एंजल वन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बीएससी, सीडीएसएल, एंजल वन, ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। मामूली गिरावट आती है तो डेफिनेटली बाय करें। टेक्निकली तीनों ही काफी शानदार नजर आ रहे हैं। यहाँ से 4 से 5% मुझे लग रहा है मोमेंटम और बन सकता है। एक ही दिक्कत है, मार्केट में करेक्शन आएगा तो उसका तो आपको ध्यान जरूर रखना है। पर बीएससी, सीडीएसएल और एंजल वन, ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो सर ने एक स्टॉक तो रिवील कर ही दिया अपनी पिक्स में से कि एंजल वन यहाँ पे खरीदारी करनी है। इसके अलावा बीएससी और सीडीएसएल, इनमें पहले भी बात हुई है, तो सर लगातार इस पे बुलिश रही हैं, इसमें अभी भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है। 5,000 के ऊपर का हाई बनाने के बाद बीएससी में भी जो करेक्शन हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करने के मौके नजर आ रहे हैं। चलिए फोकस करते हैं दूसरी तिमाही के नतीजों की तरफ। मारुति की बात सर आपने ऑलरेडी कर ही ली। इसके अलावा दिग्गजों में अदानी एंटरप्राइजेज, इसके नंबर्स भी आए थे, नंबर्स अच्छे आए हैं। इसके अलावा इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के जरिए जुटाने को भी मंजूरी दी है। अदानी विल्मर के साथ इनका जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट था, हालांकि उससे इन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसके अलावा अदानी पोर्ट, सिप्ला, कैनरा बैंक, मैरिको, एसबीआई कार्ड्स, वोल्टास, दीपक फर्टिलाइजर के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, इसमें रिएक्शन देखने को मिला। हुडको की बात आपने कर ही ली है। जो नंबर्स आए हैं सर, उसके बेसिस पे कोई और स्टॉक मारुति के अलावा जो आपके रडार पे है? देखिए संदीप जी, अडानी पोर्ट पे जरूर नजर रखें। पहले भी काफी बार इस पे बात हुई थी, 1350-60 के आसपास बात हुई थी, आज भी 1370-80 है। तो ये स्टॉक जरूर नजर रखें, इसके रिजल्ट भी काफी अच्छा है। और टेक्निकली मुझे लग रहा है करेक्शन भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है। टेक्निकली ट्रेडिंग के लिए बात नहीं है, ट्रेडिंग के लिए ना बाय करें, क्योंकि ट्रेडिंग में हो सकता है स्टॉक थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, साइडवेज नजर आ रहा है। पर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अडानी पोर्ट पे जरूर नजर रखें। पोर्ट को मैंने ऑलरेडी कहा अच्छे लेवल के आसपास है, वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और तीसरा स्टॉक संदीप जी जो लास्ट 2 दिन से रिकमेंड भी कर रहे हैं, जो कि अडानी ग्रुप का है, वो है एसीसी अंबुजा। क्योंकि मुझे लग रहा है आने वाले दिन में 2 या 3 बड़े प्लेयर रह जाएंगे, चाहे वो अडानी ग्रुप रहे, बिरला ग्रुप रहे, या कोई तीसरा ग्रुप रहे। तो मुझे लग रहा है एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ये तीनों कंपनीज पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। तो एसीसी, अंबुजा मुझे लग रहा है अच्छे करेक्शन के आसपास है, तो उनमें भी एक्यूमुलेशन जरूर किया जा सकता है। फ्यूचर ऑप्शन में बाय ना करें और नाइट ट्रेडिंग के लिए बाय करें। मैं प्योर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं। ठीक है, तो कैश सेगमेंट में आप बाय कीजिए अदानी पोर्ट्स के में और हुडको। इसके अलावा अदानी ग्रुप की जो सीमेंट से जुड़ी कंपनी से एसीसी अंबुजा, और उसके साथ साथ जो सेक्टर लीडर है अल्ट्राटेक, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं लंबी अवधि के लिहाज से, कि यहाँ पे केवल 2 या 3 प्लेयर्स ही रह जाएंगे। तो कंसोलिडेशन जो सीमेंट सेक्टर में होने वाला है, उसके एंटिसिपेशन में आप यहाँ पे सीमेंट स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। आज भी लंबी लिस्ट है सर, जैसे आप मेंशन कर भी रहे थे, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। दिग्गजों में एलएनटी के नंबर्स आएंगे, टाटा पावर के रिजल्ट्स हैं, डाबर है, एबी कैपिटल है, बायोकॉन, आईआरबी इंफ्रा, और भी बहुत लंबी लिस्ट है जहां पे आज नतीजे आने वाले हैं। तो उस लिहाज से आप देखेंगे इसमें टीटी के प्रेस्टीज जिसकी हमने बात करी वो भी शामिल है, पीएनजी हाइजीन के नंबर्स भी आएंगे, न्यू इंडिया एश्योरेंस भी है। तो सर नतीजों से पहले कोई स्टॉक जो आपके रडार पे है जहां पे खरीदारी या फिर कोई मूव लिया जा सकता हो, या फिर नंबर्स का आने का इंतजार कर लें?
देखिए संदीप जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर आप करेक्शन की बात करें तो एलएनटी में एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है। तो एलएनटी एक स्टॉक रहेगा जहाँ पे जरूर नजर रखनी चाहिए। और सेकंड जो दूसरा स्टॉक जिसपे मेरी नजर है वो है बायोकॉन। बायोकॉन के रिजल्ट भी हमेशा से थोड़ा बहुत मिक्स बैग रहते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन के थोड़े बहुत डिविएट करते हैं। तो बायोकॉन एलएनटी ये दोनों पे नजर रखें। तीसरा डेफिनेटली टाटा पावर रहेगा। टाटा पावर के रिजल्ट्स मुझे लग रहा है अच्छे आने चाहिए। टेक्निकली भी स्टॉक अच्छा है तो टाटा पावर पे भी जरूर नजर रखें। और टाटा मोटर्स की संदीप जो मैंने बात की, मेरे ख्याल से रिजल्ट्स अभी दूर है। 8 नवंबर के आसपास रिजल्ट है। आज टाटा पावर के रिजल्ट है तो वो एक जरूर मैं करेक्शन करना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन टाटा मोटर्स में वैसे भी आप बुलिश, आप कह रहे हैं कि एक बाउंस बैक आ सकता है और नतीजों से पहले एलएनटी, बायोकॉन और टाटा पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आपको ज़रूर नज़र रख के चलनी चाहिए। टाटा पावर के तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग आते हुए नज़र आ सकते हैं। अब सर, दिवाली वाला हफ्ता है तो वैसे भी बाजार में हम देख रहे हैं कि 2 दिन से रिकवरी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा सेल वैसे ही लग चुकी है। हाई लेवल से काफ़ी सारे स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं। आपने एक स्टॉक तो रिवील कर ही दिया है, एंजल वन का। कोई और स्टॉक जो आपके रडार पे हैं जहाँ पे खरीदारी की जा सकती हो दिवाली के लिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, या फिर दिवाली के बाद तक के लिए भी? देखिए संदीप जी, हमेशा मैं अपने किसी भी शो पे अगर स्टॉक पिक देता हूँ तो 4 से 5 दिन के लिए ही देना चाहूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर टारगेट आने हैं 4 से 5 दिन में आ जाते हैं, बाद में स्टॉक कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। तो पहला स्टॉक अगेन मेटल स्पेस से वेदांता का रहेगा। वेदांता 471-72 के आसपास बाई करे। छोटा स्टॉप लॉस 460 का लगाए, 494 तक के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक संदीप जी ऑलरेडी मैंने कहा, एंजल वन। 2950-2955 के आसपास बाई करें, 2870 का स्टॉप लॉस लगाए। 3170 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा मोमेंटम दिखाएगा तो ब्रोकिंग और एएमसी स्टॉक काफी अच्छे करने चाहिए। तो दोनों ही स्टॉक्स 4 से 5 दिन के लिए स्टॉप लॉसेस टारगेट दोनों ही सिस्टम में लगा के रखे। अगर आप ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए राय नहीं है, प्योरली 4 से 5 दिन के ट्रेडिंग कॉल्स के हिसाब से दोनों स्टॉक रहेंगे। और एंजल वन संदीप जी हम लास्ट 10 से 15 दिन से स्टॉक दिला रहे हैं तो डेफिनेटली एक प्रॉपर डिस्क्लेमर है। चलिए, तो एंजल वन और दूसरा नाम है वेदांता का, जहां पे आपको फोकस करके चलना चाहिए। इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन बन सकता है। क्या व्यू लेके चलना है सर, इस हफ्ते के लिए है या फिर अगले हफ्ते तक होल्ड करके चलें? संदीप जी प्योरली मुझे लग रहा है 3 या 4 तारीख फिर आप कह सकते हैं जो जब मंडे वापस मार्केट खुलेगा, क्योंकि एक को तो अगेन मोरेट ट्रेडिंग है। तो 4 तारीख तक का व्यू रखे, 4 से 5 दिन का व्यू रखे। फोर्थ जो मंडे आ रहा है इस मंडे तक का व्यू रखे, वहां तक टारगेट स्टॉप लॉस अगर दोनों भी नहीं आते तो पोजीशन से एग्जिट करें। चलिए, तो वेदांता और इसके साथ साथ दूसरा नाम है एंजल वन का। यहाँ पे आप 4 तारीख तक अपने पोर्टफोलियो में इनको रख के चलेंगे तो ये टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज सुबह सुबह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने पिक्स शेयर करने के लिए, सारे सवालों के जवाब देने के लिए। कोई स्टॉक्स या सेक्टर्स ऐसे जिनको लेकर आप डिस्क्लोजर शेयर करना चाहेंगे? संदीप जी काफी स्टॉक्स डिस्कस किए, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो जरूर हो सकते हैं और डेली उन पे व्यू भी शेयर करते हैं। और सेम व्यू आपने इसी शो पे भी शेयर किया है। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि त्योहारी सीजन, ये पूरा हफ्ता, दिवाली का दिन आपके लिए, छोटी दिवाली आपके लिए बहुत शुभ हो। आपके क्लाइंट्स के लिए भी, आपके लिए भी बहुत सारा धन आपके पोर्टफोलियो में भी बरसे और आपके क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी बरसे। बहुत शुक्रिया सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू संदीप, थैंक यू वेरी मच। तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। उम्मीद करते हैं कि त्योहारी सीजन में जिस तरह से बाजार में रिकवरी हो रही है वो आज भी जारी रहती हुई नजर आएगी और आपकी छोटी दिवाली भी काफ़ी शानदार रहेगी। आपके पोर्टफोलियो में भी दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। क्या बेचें क्या खरीदे को यहीं पर समेटते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।